हाय एवरीवन। सो वेलकम टू GS2 लेक्चर 19 पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अपने फंडामेंटल आर्टिकल्स टिल आर्टिकल 32 क्लोज करा था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आज लेक्चर 19 में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पूरा। तो हिबिस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी एंड क्वो वारंटो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिट, ठीक है, सो इसको लिखो, इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर रिट, it is a predetermined order which the giver of the order and the receiver of the order अंडरस्टैंड्स। ठीक है, बेसिकली अगर मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो एक एक टेम्पलेट होते हैं ऑर्डर्स के। ठीक है, जो ऑब्वियसली आपकी जुडिशरी या कोई भी अथॉरिटेटिव होते तो जुडिशरी है, कोर्ट्स ही हैं, वो इस चीज़ को इशू करती हैं, जिसके अंदर ना प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है एक तरीके का। ठीक है, वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेट्स हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम समझेंगे। बट बेसिकली जो आपका गिवर है विच इज़ द कोर्ट इन दिस केस, और जो रिसीवर है, अब वो रिसीवर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिट। ठीक है, तो किसी ने अगर पिटीशन डाली है कोर्ट में, ठीक है, कोई जैसे कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन है, किसी ने पिटीशन डाली कि भाई मुझे कोर्ट ने मुझे एक पिटीशन डालनी है, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, ही इज़ डिटेन बाय द पुलिस, ठीक है, और उसको प्रॉपर रीज़न नहीं बता रही है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे इसका जो लॉयर है वो सीधा कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देगा। ठीक है, कि भाई मेरा जो क्लाइंट है उसको बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वैलिड प्रूफ के या बिना किसी वैलिड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उसको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और उसका कोई रीज़न नहीं बता रही है। ठीक है, तो उस केस में जो पिटिशनर है वो कोर्ट के अंदर अपना पिटिशन डालेगा। ठीक है, और इस केस में कोर्ट जो पिटिशन है उसको एनालाइज करके सिंपल डायरेक्टिव इशू करेगी। ठीक है, इसमें वैसा नहीं रहता कि आपकी बहुत सारे टाइम तक, मल्टीपल टाइम्स तक आपकी हियरिंग चल रही है, अलग अलग दिन आपकी हियरिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। हियरिंग चलेगी, बट वो तब चलेगी जब जैसे कोर्ट बोलेगा कि बॉस ठीक है, पिटीशन को अगर मैं एनालाइज करूँ तो कोर्ट विल आस्क द पुलिस ऑल्सो कि भाई क्या सीन है। ठीक है, और अगर पुलिस कोई जस्टिफाई करने वाला आंसर नहीं देती है तो कोर्ट सिंपल बोलेगी कि भाई मैं रिट क्रिएट कर रही हूँ, हिबिस कॉर्पस। ठीक है, हिबिस कॉर्पस मैं आगे बता देता हूँ कि क्या है, बट अभी कंटेक्स्ट के लिए समझ लो कि भाई जो आदमी जिसकी पिटीशन डली है कोर्ट में उसको लेके आओ मेरे सामने। कोर्ट सीधा सीधा पुलिस को बोल रहा है हिबिस कॉर्पस के थ्रू कि भाई जिस बंदे की पिटीशन आई है मेरे पास उसको मेरे सामने हाजिर करो। उसके बाद ही मैं प्रोसीडिंग्स में ये कंक्लूड करूँगी कि भाई जो तुमने अरेस्ट कराया या जो भी तुमने प्रोसीडिंग्स करी हैं, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, सो सिंपली रिट एक तरीके का टेम्पलेट है, वो केस बाय केस पे डिपेंड करता है कि कौन सी रिट जनरेट हो सकती है बाय द कोर्ट। हिबिस कॉर्पस है, मैंडेमिस है, आपका प्रोहिबिशन है, ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें जो गिवर है विच इन दिस केस इज योर कोर्ट, ठीक है, एंड द रिसीवर इस केस में आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्राइवेट पीपल, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी रिट रिट क्रिएट करी गई है, जनरेट हुई है। ठीक है, तो गिवर एंड रिसीवर दोनों को पता रहता है कि भाई गिवर का कोर्ट ने कि कोर्ट को क्या चाहिए, और रिसीवर को भी पता है कि भाई कोर्ट ने क्या मांगा और हमें क्या प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होता,
दोनों ही पार्टीज सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉस आज क्या है और वही प्रोवाइड करना है कोर्ट को। कोर्ट फिर आगे प्रोसीडिंग्स में वैलिडेट करेगी कि भाई ठीक है अरेस्ट हुआ या जो भी एक्सपोजेड थिंग्स हुई वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिट। इसको लिख लो, रिट is a predetermined order which the giver of the order and the receiver of the order understands, ठीक है। So now the important things are types of writs, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे that is your habeas corpus, ठीक है। हेबियस कॉर्पस क्या है, मतलब टोटल आपके 5 हैं टाइप ऑफ रिट्स में, उसके अंदर सबसे पहला हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी एंड हेबियस का मतलब होता है टू हैव और टू ब्रिंग, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके समझ जाओ कि पॉइंट क्या है कि भाई जो भी पिटिशनर है जिसके बिहाफ पे पिटिशन आई है, जिसके अगेंस्ट अगर कोर्ट हेबियस कॉर्पस जनरेट कर रही है, कोर्ट का ये बोलना है कि भाई उस आदमी को मेरे सामने पहले लेके आओ, उसके बाद ही कोई प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ही कोई कंक्लूजन होगा कि भाई अगर कोई, जैसे पुलिस है, पुलिस ने अरेस्ट करा तो पुलिस का अरेस्ट वेरीफाइड है या लॉजिकल है या करेक्ट है नहीं है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड वंस द कोर्ट विल हैव दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। वो बंदा कहीं गायब है, किसी को पता ही नहीं, ना उसके फैमिली को पता है ना उसके लॉयर्स को पता है, उस केस में भी हेबियस कॉर्पस की रिट दायर की जा सकती है। फैमिली फ्रेंड्स एनीवन कैन राइट कि भाई मेरा एक्सवाइजेड दोस्त था, पुलिस ने उसको उठाया था बट तब से हमें पता नहीं वो कहाँ है। तो रिट कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पुलिस को हेबियस कॉर्पस के थ्रू बोलेगी कि भाई उस बंदे को लेके आओ जहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद ही आगे की कोई प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब सिंपल उससे होता है कि भाई टू ब्रिंग द बॉडी, बॉडी मतलब ह्यूमन बीइंग लेके आओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी हमने इस केस में डिस्कस करा, इस इंडिविजुअल के लिए रिट आपकी जनरेट तभी होती है, रिट गेट इशूड, इसमें लिख लो रिट इज इशूड बाय द कोर्ट व्हेन द रिट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के अंदर रिट इज जनरेटेड inside court once the writ is filed, ठीक है। अब हेबियस कॉर्पस में आगे लिखो once the writ is issued by the court, ठीक है। once, इसको मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो once writ is issued by the court and if the person, ये चीज़ ध्यान से लिखना, if the person is not found by police then police had to justify the efforts made by them to find the person before court, ठीक है। अब पॉइंट क्या है इसका, ये ज़रूरी पॉइंट इसलिए है, इसको एस्टेक मार्क कर लो। कोर्ट ने बोला पुलिस को कि भाई इस एक्सवाइजेड पर्सन को लेके आओ, ठीक है। पुलिस तो आगे बोल देगी कि भाई नहीं मिला, उस केस में अगर नहीं मिला तो कोर्ट में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जस्टिफाई करेगी कि उसने हर पॉसिबल वे से ट्राई कर लिया, हर पॉसिबल वेज यूज़ कर लिए टू फाइंड दैट पर्सन एंड स्टिल द पुलिस इज़ नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्सन। उस केस में कोर्ट के अंदर आके आप ये नहीं बोल सकते मुंह उठा के कि भाई हमसे नहीं मिला, उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू शो ऑल द लॉग बुक्स, आप उसमें दिखाओगे कि भाई हमने कहाँ कहाँ सर्वेलेंस चेक करा, कहाँ कहाँ इंक्वायरी हुई, ठीक है, कहाँ कहाँ हमने सर्चिंग करी उस बंदे की जिसको लेके आना था, ठीक है, किस किस से बात करी, ठीक है, जैसे आई विटनेस हो गया या जैसे स्टेटमेंट्स हो गए, किस किस लोगों से हमने बात करी, कौन कौन से पैरामीटर्स हमने कवर करे। ये सारी चीज़ें पुलिस को कोर्ट के सामने रख के जस्टिफाई करना है कि
हम पुलिस की साइड से सारी इंक्वायरी या सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हुए हैं, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू फाइंड, और द पुलिस वर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्सन, ठीक है। तो हैप्पी बात तो आपका सिंपल है कि भाई कोर्ट ने रिट जाहिर कर दी कि भाई लेके उस बंदे को, और पुलिस लेके आ गई। बट इन केस अगर कोर्ट ने इशू करा और पुलिस लेके नहीं आ पाई, तो उस केस में पुलिस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बॉस क्या रीजंस थे और कहाँ कहाँ हमने सारे चेक्स लगाए, कहाँ कहाँ हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, किसके लोगों से बात करी, कहाँ का सर्वेलेंस करा, प्रॉपरली हर एफर्ट को क्वांटिफाई करके दिखाना पड़ेगा कोर्ट को, टू मेक द कोर्ट बिलीव कि येस पुलिस हैज़ डन देयर पार्ट ऑनेस्टली, एंड स्टिल द पर्सन वॉज लाइक, एंड स्टिल पर्सन मिला ही नहीं, ठीक है। तो दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट तो आपका डेफिनेशन था, वो लिखवा दिया। नो, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, इट इज़ इशूड बाय कोर्ट, ऑब्वियसली द रिट, habeas corpus writ is issued by a court to a person who has detained the other person, ठीक है। तो writ is issued to a person who has detained other person, ठीक है। तो रिट किसके बिहाफ पे आएगी, इस अदर पर्सन के बिहाफ पे। कोर्ट किसको ऑर्डर देगा, इसको, इस पर्सन को जिसने दूसरे को डिटेन करके रखा है, ठीक है। तो कोर्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो किसको आएगा, इसको। कोर्ट में जो ये रिट है, ये वाला जो है, ये कोर्ट का डायरेक्शन है कि भाई कमांड देते हैं हम हमको इस पर्सन को लेके आने को, मतलब इस पर्सन को कमांड देगा कोर्ट कि भाई जो अदर पर्सन है उसको लेके आओ, ठीक है। अगर मैं इधर एग्जांपल बोलूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो बी के बिहाफ पे पिटीशन फाइल हुई है, बी के बिहाफ पे पिटीशन फाइल हुई है, ठीक है। कोर्ट ने रिट जाहिर करी ए को कि भाई तुम बी को लेके आओ कोर्ट के सामने, ठीक है। सो दिस इज योर होल हेबियस कॉर्पस। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब यूजुअली होता क्या है कि रिट तो इशू कर दी, ठीक है, रिट इज इशूड एंड पर्सन अपीयर्स इन द कोर्ट, ठीक है। भाई कोर्ट ने रिट जाहिर करके बोला कि भाई लेके उस बंदे को, और पुलिस उस बंदे को लेके आई। उसके बाद देन आफ्टरवर्ड्स कोर्ट फिर पूरी इंक्वायरी समझेगी, थोड़ा केस चलेगा, चीज़ें समझेगी, और फिर वो डिसाइड करेगी कि भाई जो पर्सन को डिटेन करा है वो लॉजिकल और वैलिड ग्राउंड्स पर डिटेन करा है या ऐसे आर्बिट्री पावर्स के थ्रू डिटेन करा है। अगर कोर्ट ये चीज़ मान लेती है कि भाई ठीक है, जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है उसको डिटेन करने के लिए दैट इज़ ट्रू एंड वैलिड, तो जो उसका डिटेंशन है दैट विल बी अप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑल्सो। तो उस केस में जो, जैसे अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस कस्टडी में ही कंटिन्यू करेगा, बल्कि कोर्ट ने और अप्रूव कर दिया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी भी XYZ पर्सन का डिटेंशन इनवैलिड है, तो वो उसी वक्त उस बंदे को रिहा करेगी एंड विल टेल द पुलिस कि भाई जो तुमने डिटेन करा है जिस ग्राउंड्स के बेसिस पे वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट कि भाई ले तो आओगे तुम, लेने के बाद भी कोर्ट की फाइनल कॉल होती है कि भाई जो डिटेंशन हुआ है, जो चार्जेस में तुमने बंदे को रोका हुआ है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कोर्ट कैन आस्क एनीबडी एंड नॉट ओनली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बट इंडिविजुअल्स ऑल्सो अंडर हेबियस कॉर्पस रिट, ठीक है। तो कोर्ट जो रिट दायर करेगी वो गवर्नमेंट के लिए भी है और प्राइवेट पर्सन्स के लिए, ठीक है। मतलब जो हमने पहले इधर बात करी ए और बी वाली, वो सिग्निफाई वही करती है। ए और बी इधर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एक कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, हेबियस कॉर्पस रिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट रिट, ठीक है। अब ये ग्रेट रिट का क्या मतलब है कि भाई आइडियली ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा हेबियस कॉर्पस का, मतलब हेबियस कॉर्पस से पहले जो कॉन्सेप्ट है पूरा रिट का, ये रिट का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया इंग्लैंड से, ठीक है। और वहाँ पे जो इसको रिट को जो प्रोसेस है पूरा, उसको प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता था, ठीक है, प्रीरोगेटिव रिट्स, ठीक है।
प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई सुप्रीम राइट कह सकते हो इसे, सुप्रीम राइट, ठीक है, कि भाई इन कंडीशंस और इस पोजीशन के बेसिस पे कोई भी आपका जो भी आपका सबसे एक्सक्लूसिव राइट है ना उसको कभी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। फंडा बहुत सिंपल है, अगर आप आर्बिट्री कोई भी आप आके आपको अरेस्ट कर रहा है तो ये आपका एक तरीके का सुप्रीम राइट ही है जिसके थ्रू आप ये कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि भाई पुलिस ने मेरे को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट करा है और ना मेरे को बताया जा रहा है मेरी गलती है, तो उस केस में कोर्ट विल कम और वो आपको जस्टिस देगी बाय सिंपली आस्किंग द पुलिस कि भाई जो आपका डिटेंशन है इस बंदे को, जिस बंदे को आपने डिटेन करा है वो इलीगल है, ठीक है। तो हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट रिट, ठीक है। रिट एज अ कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लाया गया था, इंग्लैंड में इसको प्रीरोगेटिव रिट कहा जाता है, ठीक है, विच मीन सुप्रीम राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हेबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ मिसिंग पर्सन, ठीक है। तो मिसिंग पर्सन में लेट्स से किसी के फादर हैं, लेट्स से एक्स, उसका कोई सन है वाई, तो लेट्स से पुलिस ने वाई को डिटेन कर लिया, तो जो फादर हैं वो एक्स के फादर जो एक्स हैं वो वाई के बिहाफ पे कोर्ट में रिट जाहिर कर सकते हैं, रिट कैन बी इशूड, ठीक है। Obviously once, next point लिखो, once the writ is issued the person needs to be bring in front of court। जो हमने ऊपर पुलिस का एक केस स्टडी नहीं पढ़ा था कि भाई आपने सारी मेहनत कर ली, पुलिस आके बोलते कि हम ढूंढ नहीं पा रहे, तो उसमें जस्टिफाई करना पड़ता है पुलिस को, ठीक है, कि भाई क्या क्या रीजंस थे, वो तो एक एग्जाम्पशन हो गया। बट आइडियली जब भी कोर्ट में ये वाली रिट इशू होती है ना तो पर्सन नीड्स टू बी ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, अब भले ही वो अलाइव हो या डेड हो चुका हो, ठीक है। अलाइव है तो वेल एंड गुड है, डेड है तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि भाई ठीक है जो मिला है वो डेथ सर्टिफिकेट होगा या कुछ भी होगा, बट बॉडी आनी ज़रूरी है कोर्ट के सामने, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, ठीक है, एग्जेम्पशंस लिख लो इसमें, हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लॉफुल डिटेंशन, ठीक है, पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, कोर्ट में केस चल के पनिशमेंट मिली है, फिर जाके आप मतलब जैसे 5 साल की जेल है, आपको तिहाड़ जेल में बैठे हो आप, तो आपके बिहाफ पे आके कोई कोर्ट में ये डाल रहा है कि भाई जैसे कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड का बिहाफ पे आके बोल रहा है कि भाई ये बंदा मिसिंग है, इसको बुला के ले जाओ कोर्ट में, तो कोर्ट उस केस में रिट जाहिर नहीं करेगी, बिकॉज कोर्ट ऑल्सो नो कि लॉफुल डिटेंशन है, सारा प्रोसेस मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो करा गया है, ठीक है। केस चला है, केस के बाद कोर्ट में केस प्रॉपरली चार्जशीट फाइल हुई है, उसके बाद कोर्ट ने एक अपना पनिशमेंट बताया है, कन्विक्शन दिया है, तो एवरीथिंग इज़ फॉलोड। तो उस केस में अगर कोई उस पर्सन के बिहाफ पे या वो पर्सन खुद ही अपने बिहाफ पे हेबियस कॉर्पस की रिट दायर करता है तो कोर्ट उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। सेकंड केस आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट है कि भाई किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा हुआ है और उसके अगेंस्ट अगर मतलब कोई पनिशमेंट चल रही है और उसके अगेंस्ट कोई हेबियस कॉर्पस डालता है तो कोर्ट उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगी, उस रिट को रिजेक्ट कर देगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर कोई अंदर है तो उसके अगेंस्ट कोई हेबियस कॉर्पस डाल रहा है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। सिमिलरली लॉफुल डिटेंशन उसके बेसिस पे भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हेबियस कॉर्पस, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड इज योर मैंडेमस, ठीक है। तो मैंडेमस का मतलब होता है कमांड देना, ठीक है। मैंडेमस में आपका सिंपल फंडा ये रहता है कि अच्छा एक मिनट, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लो, क्योंकि हेबियस कॉर्पस इवेंचुअली कोर्ट है वो इमीडिएटली आपके जो रॉन्गफुल डिटेंशन है आर्बिट्री डिसीजन के बेसिस पे आपको डिटेन करा गया,
उसको तुरंत करेक्ट करने की डिसीजन देती है, डायरेक्शंस देती है। हेंस हेबियस कॉर्पस रिट, लिख लो, हेबियस कॉर्पस रिट इज़ अ बुलवाक। बुलवाक मतलब पिनेकल, मतलब टॉप मोस्ट, bulwark of individual liberty against arbitrary detentions, bulwark of maintaining individual liberty against arbitrary detention। ठीक है, आपका जो फंडामेंटल राइट है कि भाई फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल लिबर्टी दैट विल ऑलवेज बी मेंटेन। ठीक है, सो हेंस दिस हेबियस कॉर्पस रिट इज़ अ बुलवाक। ठीक है, कि भाई टॉप मोस्ट है। सेकेंड इज अ मैंडेमिस। मैंडेमिस मीन्स कमांड। इसके अंदर लिखो, इन मैंडेमिस कोर्ट गिव्स इट कमांड टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर डूइंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, court gives command on what should be done or what not to be done to persons, officials अंडर ऑफिशियल ड्यूटीज़। ठीक है, तो कोर्ट सीधा सीधा डायरेक्शन देती है कि भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स से अगर एमसीडी साफ़ सफाई नहीं कर रही है तो कोर्ट सीधा एमसीडी को बोलेगा कि भाई साफ़ सफाई करो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर एमसीडी लेट्स से ट्रैफिक का चालान ले रही है तो कोर्ट उस चीज़ को मना कर सकता है कि बॉस ये तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ना तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो अगर तुम जैसे ट्रैफिक वायलेशन के फाइन्स वगैरह ले रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एमसीडी की। ठीक है, एमसीडी हेयर आई मीन्स बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अगर एमसीडी आज के टाइम पे जो उसका काम है कि भाई सड़कों पे साफ़ सफाई नहीं हो रही है, सैनिटेशन ढंग से नहीं हो रहा है, तो कोर्ट मैंडेमिस में बोल सकती है एमसीडी को कि बॉस तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम ये काम करो। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर एमसीडी काम जो है उसका साफ़ सफाई का उसको छोड़ के वो ट्रैफिक वायलेशन के फाइन्स लेने लग गई तो भी कोर्ट एमसीडी को बोल सकती है कि बॉस ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को तुम मत करो। तो दोनों ही केसेस में टू डू और व्हाट नॉट टू डू दोनों ही चीज़ें कवर्ड है मैंडेमिस के अंदर। ठीक है, मैंडेमिस में सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज़ इशूड ओनली टू द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे जनरेट वो होता है रिट इशू, पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिस और ऑफिसर्स। ठीक है, इट इज़ इशूड ओनली टू द पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड नॉट टू इंडिविजुअल और प्राइवेट। ठीक है, पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मैंडेमिस cannot be issued for president and governors। ठीक है, एग्जामिशन है उनको मैंडेमिस के, कोर्ट आगे उनको नहीं बोलेगी कि भाई प्रेसिडेंट आप हो तो आप इस देश के दौरे पे चले जाओ, या गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई इस बिल को आप पास कर। कोर्ट गवर्नर को नहीं बोलेगा कि आपको कौन सा बिल पार करना है या कब आपको कोई स्टेट इमरजेंसी लगानी है। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर कवर्ड नहीं है मैंडेमिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैंडेमिस कैनॉट बी इशूड टू ऑफिसर्स हु एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कोई प्रॉपर क्वांटिफाई वे में नहीं है। फॉर एग्जांपल
लेट्स से गर्मी आई, ठीक है, तो जो भी स्टेट सिटी है उसके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या जो कलेक्टर है उसने बोला कि भाई अब स्कूल का टाइमिंग 7:30 से बढ़ा के आप 7:30 से 1 की जगह जैसे विंटर्स है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, विंटर्स में आप जो कलेक्टर है वो बोल सकता है कि भाई सारे स्कूल्स अब 7:30 to 1 की जगह 9 to 3 चलेंगे, ठीक है। तो पब्लिक वेलफेयर के अंदर कलेक्टर के पास ही पावर थी, डिस्क्रिशनरी पावर ही सही, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर थी कि भाई उसने एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट कंडीशन को कंसिडर करते हुए स्कूल के टाइमिंग्स शिफ्ट कर दिए इन विंटर्स, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट आके ये मैंडेमस नहीं बोल सकती, मैंडेमस का यूज़ करके ये नहीं बोल सकती कि बॉस ये जो तुमने डायरेक्शन दिया, ये जो तुमने बोला है, या ये जो तुमने एक्शन लिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम टाइम नहीं बदल सकते, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है। तो कोर्ट इसमें रिट ये वाला इशू मैंडेमस इशू नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड, इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि भाई जो लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है, अगर स्पीकर ने लेट्स से इफ द स्पीकर रिजेक्ट एनी बिल, तो कोर्ट आके स्पीकर को ये नहीं बोलेगी कि भाई तुमने बिल कैसे रिजेक्ट कर दिया, तुम ये बिल रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, तुम्हें इस बिल को अप्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंडेमस जो रिट है उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैंडेमस। कमिंग टू सी प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन में लिखो, प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू इंश्योर दैट द बॉडी रिमेन्स इन इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। प्रोहिबिशन is issued against a judicial और quasi judicial body, ठीक है। quasi judicial body जो हुआ bodies which are not court but powers are assigned to it for governance. For example, you have Central Administrative Tribunal, then you have TRAI, Election Commission of India, ठीक है। ये सारे क्वासी जुडिशियल बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या रहता है कि भाई हायर बॉडी, हायर पावर, जो जैसे हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला कि भाई आप जिस केस में आप अपना जो आप केस आपके अंडर आया है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, तो हाई कोर्ट सिंपली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकती है कि भाई लेट्स से आपके पास फंडामेंटल राइट का कोई केस आया, ठीक है, तो हाई कोर्ट के नास तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट नहीं है और सिंपली उस केस को अपने अंडर ले आएगा। सो दिस इज़ योर प्रोहिबिशन, ठीक है। नेक्स्ट डी, सर्टियोररी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इन दिस, इसमें लिखो इट इज़ इशूड टू क्वैश, इट इज़ इशूड टू क्वैश और नलीफाई द जजमेंट which is issued और, ठीक है, मतलब इट इज़ इशूड, जैसे किसी ने कोई गलत कन्विक्शन दे दी, जैसे सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे अपना कोई कन्विक्शन दे दिया, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बताया कि भाई वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट ही नहीं है, तो उस केस में जो कन्विक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी होगी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा उसको क्वॉश कर देगा, कैंसिल कर देगा, नलीफाई कर देगा, ठीक है। दिस कम्स अंडर योर सर्टियोटरी। इसके अंदर जो पिटिशनर है वो बोलेगा कि भाई जो चीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट नहीं थी उसमें मेरे को कन्विक्शन मिला है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को और उस मतलब जो भी केस है उसको स्टडी करके ये चीज़ अप्लाई कर सकती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखो आगे इम्पोर्टेंट,
प्रोहिबिशन और सर्टियोटरी में फ़र्क होता है, प्रोहिबिशन वर्सेस सर्टियोटरी। इसमें लिखो प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर द जजमेंट, prohibition is issued before the judgment or stopping the judicial action, whereas certiorari is issued to quash or to nullify the already issued judgment। ठीक है, ये जजमेंट आने से पहले का है, बिफोर जजमेंट, एंड certiorari is आफ्टर जजमेंट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Now coming to the last, क्यो वारंट। ठीक है, इसके अंदर सिंपल है कि कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिशियल है या पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो कोर्ट में, ये रिट दायर करके। तो इसका सिंपल मतलब है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी और पावर। ठीक है, इसमें लिखो दिस रिट कैन बी सॉट बाय एनी पर्सन। ठीक है, दिस रिट कैन बी सॉट बाय एनी पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली बाय एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जिसके संग गलत हो रहा है या जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है जिसका, वही जाके रेट फाइल कर सकते हैं, कोई भी XYZ पर्सन, क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी या ऑफिशियल के अगेंस्ट आप कुछ क्वेश्चन रेज करना चाह रहे हो तो वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, वेदर यू आर एग्रीवेट मतलब वेदर यू आर अ विक्टिम और एनी पर्सन हु इज़ कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, तो कोई भी जाके ये रेट फाइल कर सकता है। ठीक है, इसमें लिखो नेक्स्ट, it is issued to ask the authority or the power or the person holding that public office and asking whether he or she is qualified enough or competent enough to hold that office। ठीक है, so with this we are ending our today's lecture। like, share, subscribe। ठीक है, comment अगर पसंद आया तो। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो मेल आईडी हमने लिखा हुआ है अबाउट में, कुछ क्वेश्चनर वगैरह डालने हो तो डाल सकते हो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 को कंपेयर करेंगे। आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लेजिस्लेटिव राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को भी देखता है। तो एक ऐसा कंपैरेटिव जिसके अंदर वी कैन कंक्लूड कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है व्हेन इट कम्स टू रिट्स। ठीक है, ऑब्वियसली रिट का ही हम थोड़ा रिट विल कंटिन्यू। ठीक है।